भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने बीमा क्षेत्र में कुछ नए नियमों को मंजूरी दी है, जिसके लिए इरडा ने बीमा सुगम बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का मोटिव बीमा क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है, ताकि 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह पोर्टल ग्राहकों और एजेंट्स सहित सभी के लिए बीमा से रिलेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर काम करेगा। यूरोपीय यूनियन ने एप्पल, अल्फाबेट और मेटा कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की घोषणा की। आपको बता दें कि यह यूरोपियन यूनियन के नए डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत पहली इन्वेस्टिगेशन होगी। यूरोपीय यूनियन द्वारा यह एक्ट 1 नवंबर 2022 को लागू किया गया था और इन्वेस्टिगेशन का मोटिव ये पता करना है कि क्या इन तकनीकी दिग्गजों ने डिजिटल मार्केट एक्ट का उल्लंघन किया है। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो यूरोपीय यूनियन टेक कंपनियों पर उनके वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगा सकता है और बार बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 20% तक बढ़ सकता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के सरफेस पर लैंडिंग की थी, तो उस साइट का नाम जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल रखा गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की जरूरत है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान, आउटरीच, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। IAU की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। मीम्स कॉइन आजकल चर्चा में है। दरअसल मीम्स कॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जिसने पिछले कुछ समय में डिजिटल मॉनेटरी सेक्टर में लोकप्रियता हासिल की है। यह क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर किसी खास मीम कल्चर को फॉलो करती हैं, यानी इनमें अक्सर अनोखे नाम, लोगो और ब्रांडिंग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शब्द मीम्स कॉइन डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए बनाया गया था, जो कि शिबा इनु कुत्ते वाला एक लोकप्रिय डॉग मीम है। आजकल टेस्ला जैसी कुछ बड़ी कंपनियां भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को लेकर खुलापन दिखा रही हैं। 7 देशों इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी फार्म प्रोग्राम शुरू किया। यह प्रोग्राम कृषि में कीटनाशकों और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए है। फार्म प्रोग्राम को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के वित्तीय सहयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मेन मोटिव कम और गैर रासायनिक खेती करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देना है। अमेरिका के बाल्टीमोर पोर्ट में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक बड़े कंटेनर जहाज से टक्कर के बाद ढह गया। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा है, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर एक मेन नॉर्थ साउथ हाईवे का हिस्सा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि यह ब्रिज पटाप्स्को नदी पर बनाया गया है। यह नदी चेसापिक खाड़ी में गिरती है। चेसापिक खाड़ी मध्य अटलांटिक क्षेत्र में स्थित अमेरिका की सबसे बड़ी एस्चुरी है, जो कि डेलमरवा प्रायद्वीप द्वारा अटलांटिक महासागर से अलग की गई है। हाल ही में नेशनल फुटबॉल लीग ने 2024 सीजन से हिप ड्रॉप टैकल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिप ड्रॉप टैकल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक डिफेंडर खिलाड़ी फुटबॉल को दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर अपने हिप्स या निचले शरीर को घुमाकर ओपोनेंट के पैरों को फंसाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को कई बार गंभीर चोटें आती हैं, खासकर उनके पैरों और घुटनों पर। दुनिया भर में जैसे ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग और इंग्लैंड में रग्बी फुटबॉल यूनियन ने खिलाड़ियों को खतरनाक टैकल से बचाने के लिए पहले से ही ऐसे नियम लागू कर रखे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे दांतों की प्रॉब्लम ना हो। इसी से रिलेटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन की हालिया रिसर्च से पता चला है कि आजकल हम अपने दांतों की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी खो रहे हैं। दरअसल एक गुफा में 4000 साल पुराने दांतों का सैंपल मिला। इसमें आधुनिक मनुष्यों की तुलना में गम्स की बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया टेनेरेला फोर्सिथिया की अधिक विविधता पाई गई। हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे इस बैक्टीरिया में कमी आए, हम लोगों के दांत और भी ज्यादा कमजोर हो जाएं। समलैंगिक विवाह विधेयक पारित करने के बाद थाईलैंड सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बनने जा रहा है। यह कानून मेन
विमेन, हस्बैंड्स, वाइफ्स को जेंडर न्यूट्रल शब्दों में बदल देगा। साथ ही LGBTQ ग्रुप्स को बाकी मैरिज के समान विरासत और गोद लेने के अधिकार भी प्रदान करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की जरूरत है कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को लीगल बनाने वाला तीसरा एशियाई देश होगा। इससे पहले पूरे एशिया में केवल ताइवान और नेपाल ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं। WHO ने स्कूल आयु वर्ग के बच्चों में स्वास्थ्य व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि लगभग 6 में से 1 बच्चा साइबर हमले का शिकार होता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो 15% लड़कों और 16% लड़कियों ने हाल के महीनों में कम से कम एक बार साइबर बुलिंग का शिकार होने की रिपोर्ट की। आपको बता दें, बुल्गारिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा और पोलैंड में साइबर बुलिंग अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं स्पेन में साइबर बुलिंग की घटनाएं सबसे कम दर्ज की गई। भारत ने ग्यालसुंग प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की, जबकि 500 करोड़ रुपए की पहली किश्त इस साल के शुरुआत में 28 जनवरी को जारी की गई थी। दरअसल भारत और भूटान का गोल एक जैसा है। हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और भूटान ने 2034 तक हाई इनकम कंट्री बनने का लक्ष्य रखा है। भारत अगले 5 वर्षों में इस हिमालयी देश को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनियल को यह पुरस्कार व्यावहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2002 में दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दरअसल हम सब लोग होनी अनहोनी के चलते नुकसान से बचने के लिए बीमा खरीदते हैं, भले ही बीमे का रिटर्न होने वाले नुकसान से कम हो। हमारा यही व्यवहार बताता है कि कैसे भावनाएं और पूर्वाग्रह इकोनॉमिक डिसीजन को प्रभावित करते हैं, जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र का मेन कॉन्सेप्ट है। USAID संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ मिलकर एक वर्चुअल समिट किया। इसकी थीम रही ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट, यानी इस समिट का मोटिव सभी समुदायों और श्रमिकों को हीट वेव से बचाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा करना है। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले ये भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। यह शपथ भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने दिलाई। इसके अतिरिक्त पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि 2 न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति PK मोहंती और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी के साथ 3 सदस्यों यानी DK जैन, अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह ने 26 मार्च 2024 को लोकपाल में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए अपने बोरोइंग प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 14.13 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी लेने का प्लान है, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ रुपए यानी 53.08% डेट सिक्योरिटीज से पहली छमाही में उधार लिया जाएगा। हालांकि इसमें 12,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशि जुटाने में मदद करता है। इन बॉन्ड से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जिससे कार्बन एमिशन को कम करने में मदद मिलती हो। इस्लामिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जनरल काउंसिल ने खुलासा किया कि ग्लोबल इस्लामिक फंड मार्केट पिछले 1 दशक में 300% से अधिक बढ़ गया है, जो कि 2025 तक $7.7 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने के लिए तैयार है। यहाँ इस खबर को बताने का मोटिव इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल इन्वेस्टमेंट को समझना है। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है परमिशन या फिर अनुमति, और इसमें प्रावधान है कि लेन देन में रिबा यानी ब्याज शामिल नहीं हो सकता। निवेश हराम यानी गैर कानूनी संपत्तियों या वस्तुओं जैसे पोर्क उत्पाद, शराब या सैन्य उपकरण आदि में नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो हलाल निवेश एक जायज तरीके से आपकी फेथ के अकॉर्डिंग पैसे और वित्त का प्रबंधन है। WHO ने कोरोना वायरस के म्यूटेंट की पहचान और निगरानी के लिए लेबोरेटरीज का एक ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च किया जिसे कोविनेट नाम दिया गया है। कोविनेट में 21 देशों की 36 लैब्स शामिल हैं, जिनमें 3 इंडियन लेबोरेटरीज भी हैं, यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि कोविड-19 पहली डिजीज एक्स थी, यानी ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं है। WHO उसे डिजीज एक्स की कैटेगरी में रखता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम ने फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जारी किया। इसका शीर्षक है सोचो खाओ बचाओ, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करने के लिए प्रगति पर नजर रखना। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि पूरे विश्व में वर्ष 2022 में लगभग 1 अरब 5 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न की बर्बादी हुई, जो कि कुल उत्पादित अनाज का लगभग 19% है। बात केवल यही नहीं खत्म होती, बल्कि यह रिसर्च भी सामने आई है कि प्रत्येक व्यक्ति एक साल में लगभग 79 किलो फूड वेस्ट करता है, जबकि पूरी दुनिया में 78 करोड़ 30 लाख लोग भूख से जूझ रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए संयुक्त सूचकांक जारी किया गया है। इसमें पिछले साल की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में किन्हें रखा जाता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी और इस्पात शामिल किए जाते हैं, जो कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा रखते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन से पता चला है कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC, जो कि इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली एक समुद्री धारा है, इसकी स्पीड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी आई है। दरअसल ACC ग्लोबल क्लाइमेट के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसकी स्पीड में तेजी का मतलब है कि अधिक गर्म और गहरा पानी अंटार्कटिका के बर्फ से ढके तटीय किनारों तक पहुंचने लगेगा, जो कि आने वाले समय में साउथ पोल पर बर्फ को पिघलाने के साथ साथ और भी कई समस्याओं को जन्म देगा। भारतीय नौसेना ने मेघयान 24 सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार की थीम रही एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। सेमिनार के दौरान जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटीज बनाने की बात कही गई। साथ ही वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र लॉन्च किया गया। इंद्र का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। इस एप्लीकेशन को नौसेना के साथ मिलकर भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है।